हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ असद ज़हीर मौजूद हैं जो कि चेक में होते हैं, चेक रिपब्लिक से पीएचडी कर रहे हैं। आज ये स्वीडन आए थे। मैंने सोचा कुछ इनसे डिस्कशन की जाए कि कैसे जो है इन्होंने पीएचडी पोजीशन ली। ओवरऑल आपको थोड़ा जर्नी बताएं, पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इनका जर्नी जानते हैं। इससे पहले मैंने एक इटली के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और एक बनाई थी जो है मैंने कनाडा के ऊपर, वहाँ भी इंफॉर्मेशन दी है कनाडा में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इटली में। तो आज ये आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इनसे डिस्कशन भी कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी थॉट्स क्या हैं पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा जर्नी। तो असद, सबसे पहले आप थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, फिर उसके बाद जो है ना हम फर्दर बताएं कि जर्नी ओवरऑल बताएं ना। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है, नाम मेरा नुमान भाई ने बताया। माई सेल्फ मोहम्मद असद, एंड actually I have done my bachelor's from University of Sargodha, then I did my master's at Comstat University Islamabad with Numan, where we met. And then after completion of my master's studies, then I started looking for the PhD positions. Later on, with some help and guidance of our seniors, I was looking for other PhD positions. Then I came to know that there is a position that is quite relevant to my master's thesis, and I approached that professor, and he interviewed me a few times. Then later on, he accepted me as his potential PhD student. Then later on the journey begins. पहले तो नहीं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं पीएचडी? मैं पीएचडी कर रहा हूँ बर्नो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा। मेरी डोमेन जो है वो वही फैकल्टी ऑफ मेरी डोमेन कंप्यूटर साइंसेज ही है। हाँ। तो उसमें मेरा मेनली जो काम है वो मेरा मशीन लर्निंग प्लस न्यूरो सिग्नल प्रोसेसिंग पे है। अच्छा जी। और अब थोड़ा सा ना जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके बेसिक गाइडेंस बतानी है। हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें ये बताएं कि एक स्टूडेंट अभी जिसने मास्टर किया है या बैचलर, आपको जैसे बेटर समझते हैं जो जर्नी कि मास्टर के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है या बैचलर के बाद अप्लाई कर रहा है मास्टर के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसने प्रिपेयर करने, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और देन हम ऑन वर्ड हम चलेंगे ना। सही है। देखें, एक स्टूडेंट है जो कि मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए पीएचडी को कंसिडर कर रहा है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो है कि वो अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाए। प्रोफाइल मतलब अगर पॉसिबल है तो अपनी कुछ ना कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस उसके पास होनी चाहिए। बट if someone doesn't have that one, that is not a big deal. Like for me, I was not having very good publications. I have, but that was not very good. So आप मास्टर के लिए बता रहे हैं, पीएचडी के लिए? yeah, I'm talking about PhD. अच्छा। And आप बात कर रहे थे कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की आपने बात की जी कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और मोटिवेशन लेटर होना चाहिए जी और सीवी होनी चाहिए। जी ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कहीं पे भी अप्लाई करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यही डॉक्यूमेंट्स हैं। रेफरेंस लेटर की भी आपने बात आई थिंक की है। नहीं, मैंने वो ऐड नहीं किया, उसको मैं वही कंसिडर कर रहा था। हाँ। आपके पास रेफरेंस लेटर्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो कुछ जगह पे होते हैं जो कि आपको वो कहते हैं कि रेफरेंस ये जो है आपको वो ईमेल में पुट करें। कुछ होते हैं कि जो आपको रेफरेंस लेटर्स मांगते हैं। अच्छा। ठीक है। तो आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यानी आपके पास ये भी आप कंसिडर करें कि आप जो पीएचडी के जो आपके मास्टर से जो टीचर्स थे उनकी ईमेल आपके पास, ताकि वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पुट कर दें। वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली एक ईमेल जनरेट करके आपके जो रेफरेंसेस हैं उनको जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना। आप आते हैं सीवी, आपने सबसे पहले बताई, सीवी के बारे में ओवरव्यू बता दें, कैसी होनी चाहिए, यूरो पास में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वहाँ से फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। सीवी के बारे में इंट्रोडक्शन बताएं। जी। सीवी जो है यूरोप में अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, यूरोप में आपके पास यूरो पास होनी चाहिए। यूरो पास सीवी इज़ मच इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग सवाल करते हैं यूरो पास सीवी बनानी कैसी है। यूरो पास सीवी बनाने के लिए आप सिंपली गूगल पे जाएं, यूरो पास सर्च करें, वहाँ पे आपके पास एक ऑनलाइन पोर्टल समझ लें, एक ऑनलाइन वेबसाइट समझ लें, वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट इन करें। असद, आप बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। जी हाँ। इंफॉर्मेशन आप अपनी यूरोपास वेबसाइट पे
अपनी पुट इन करें, देन वो ऑटोमेटिकली आपकी एक CV जनरेट होती जाएगी। जो अब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट पुट इन कर दें तो सिंपली वहाँ से आप अपनी CV को डाउनलोड कर लें, एंड दैट्स ऑल, आपकी यूरोपास CV जो है वो बन चुकी है। वेबसाइट कौन सी आपने बताई थी, europass.com के नाम से किस जी, europass.com। अच्छा, और ठीक है, दूसरी CV जो हो गई वो जो है आपने नॉर्मल ही रखनी है। जी नॉर्मल, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ लेटेक्स में बनी हुई। हाँ। लोग बनाते हैं वर्ड में, बट हर एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। मैं पर्सनली लाइक करता हूँ लेटेक्स फॉर्मेट में बनी हुई CV को। अच्छा, और इसमें अगर कोई स्केड्यूल बताएं, सॉरी इसकी आप स्टेप्स बताएं या कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं, मतलब सबसे पहले एजुकेशन लिखनी है, देन गो ऑन और समथिंग। जी, सबसे पहले तो आपने अपना लिखना है आपका मेन एक सेंटेंस के अंदर आपकी मोटिवेशन क्या है। CV बनाते हुए आपने सबसे पहले लिखना है क्या ऑब्जेक्टिव, यानी आप PhD करना क्यों चाहते हैं। देन आप अपना बनाना है एजुकेशन बतानी है, ठीक है। याद रखें कि एजुकेशन जो है वो सबसे पहले आपकी जो बैचलर्स एजुकेशन है वो आनी चाहिए, देन आपकी बैचलर्स की एजुकेशन आनी चाहिए, मास्टर की। जी मास्टर्स की, सॉरी। अच्छा अच्छा, देन आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह ये इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है। तो आपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो पुट इन करें, और जो आपकी पब्लिकेशंस हैं लेट्स सपोज वो आप पुट इन करें। देन आपकी जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, या फिर जो आपकी हार्ड कोर स्किल्स हैं वो पुट इन करें। देन आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, और देन एट द एंड आप अपने रेफरेंसेस को पुट इन कर सकते हैं अपनी CV बनाते हुए। बट एक बात काटूंगा, हॉबीज़ की आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। जी जी नॉर्मली जो हॉबीज़ मैं टारगेट करता हूँ ना, जी वो अगर जिस रिसर्च एरियाज़ के साथ आप लिंक है ना, थोड़ी सी रीडिंग की तरफ या कुछ एक्सप्लोरेशन या कुछ इस तरह की हॉबीज़ में, बजाय ये नहीं कि आप PhD कर रहे हैं तो कहें कि जी कुकिंग या फिर इस तरह की मैटर करती है कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें मैटर करती लेकिन हैं। आपको अगर हॉबीज़ दे रहे हो तो अगर- उसको लिंक करने की कोशिश करो, जी बिल्कुल, जिस टारगेट को आप अप्लाई करना चाह रहे बिल्कुल। देखें, अगर आप PhD हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप अपने वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अपनी एज हॉबी पुट करते हैं बुक रीडिंग, हो। तो नो डाउट ये एक गुड इंप्रेशन जरूर क्रिएट करेगा। बट जो है उसके अलावा साथ में अगर आप ये भी कर दें कि कुकिंग या आपकी ट्रैवलिंग या एक्सप्लोरिंग जो है, जैसे मैं पर्सनली लाइक करता हूँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ को या मुख्तलिफ प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, बिल्कुल। ठीक है। तो ये आपके ये जो चीज़ें हैं, जो जैसे आप कुकिंग है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती। अगर आप ये सोचेंगे मैं ये डालूंगा, ठीक है, चलो तो ठीक ये हो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, आपने ओवरव्यू बता दिया CV का, अब आते हैं मोटिवेशन लेटर का, थोड़ा सा एक जनरल से बता दें। मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने बेसिकली यही देना है कि आप PhD करना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। आपने मोटिवेशन लेटर मेनली होता है कि आप अपने प्रोफेसर को कायल करें कि आप उसके लिए बेस्ट स्टूडेंट हैं। आपने सबसे पहले देना है अपना इंट्रोडक्शन, देन आपने पुट इन करना है कि आपकी जो गोल्स हैं, देन आप कैसे उसकी रिसर्च के लिए या उसकी लैब के लिए तो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं। ठीक हो गया। आपने ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो लोग बनाते हैं इसको 2 पेजेस का, 3 पेजेस का, मैं मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ 1 पेज, एंड दैट इज ऑल। ठीक हो गया। या अब इसके बाद हमारा आ जाता है आई थिंक मोटिवेशन रिसर्च का एक रिसर्च रिपोर्ट होती है, रिसर्च वो क्या कहते हैं, रिसर्च आर्टिकल नहीं, एक होता है ना हम लोग रिसर्च का रिसर्च प्रपोजल, या मेरे जहन से निकल गया था, एक रिसर्च प्रपोजल भी होता है। क्या वो मैंडेटरी है या उसका क्या सीन आपके केस में था? नहीं, मेरे केस में नहीं था। वो वेरी करता है। कहीं किसी जगह पे आपके प्रोफेसर आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें एक रिसर्च प्रपोजल बना के दें। अच्छा, जहाँ पे वो डिमांड करें तो वहाँ पे डेफिनेट सी बात है, आपको बनाने के लिए सबसे बेस्ट वे जो है वो ये होता है कि आप उस प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसको स्टडी करें, उनके जो मोस्ट रेलिवेंट पेपर है या मोस्ट लेटेस्ट पेपर है उनको स्टडी करें। तो वहाँ से जो है आप अपना आइडिया कलेक्ट करें और आप अपना एक प्रपोजल बना के उनको प्रेजेंट करें। और फिर आते हैं अब इसके बाद रेफरेंस लेटर की बात कर लेते हैं उसको ना। जी, रेफरेंस लेटर्स में ये होता है कि आपने जो आपके प्रीवियस टीचर्स हैं, लेट्स सपोज वो मास्टर्स से भी हो सकते हैं, बैचलर्स से भी हो सकते हैं, आपने उनसे एक ऑनेस्ट वो आपके बारे में अपना एक रिव्यू पेश करेंगे। आप बैचलर्स में या मास्टर्स में स्टूडेंट कैसे थे, आप एज ए इंसान कैसे थे, आप में टीम वर्क की एबिलिटीज कैसी थी, वो अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दें। आपको एक लेटर के ऊपर, लेटर हेड आपकी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, उसके ऊपर बना हुआ हो, देन उसके नीचे उनके सिग्नेचर्स हों, स्टैंप्स हों, ये चीज़ें मैटर करती हैं।
ठीक है, तो ये आपका एक रेफरेंस लेटर हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स आपने बताए थे कि मैट्रिक्स के भी लगाने हैं और ग्रेजुएशन मास्टर के भी लगाने हैं। नहीं, और चेक में जो है मैक्सिमम जो है आपसे आपकी लेटेस्ट डिग्री ही पूछी जाती है। और वो अटेस्टेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तमाम जी, चीज़ें। वो चेक में सीन ये होता है कि आपने सबसे पहले लेट्स सपोज मैंने पीएचडी के लिए अपने सुपरवाइजर ने मुझे एक्सेप्टेंस दिया, देन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये एप्लीकेशन डेट है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। वो मैंने अप्लाई किया। एप्लीकेशन होने के बाद तो मेरा यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरव्यू हुआ। यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया। देन मुझे जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो रेडी करने थे। डॉक्यूमेंट्स में क्या, जो मेरा चेक में चाहिए होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आप अपने किसी भी पुलिस स्टेशन से बनवा सकते हैं। देन आपकी मास्टर्स की डिग्री, ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं। इनको आपने फिर चेक लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवाना होता है। ये तो वो आ गया ना कि आप पहले तो हम लोग बात कर रहे थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है या ये तमाम चीज़ें ना। नहीं, प्रोफेसर को जब आपने ईमेल करनी है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी जो सीवी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सीवी और अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो थे बैचलर्स और मास्टर्स के, मैंने सिर्फ ये भेजे थे एक पीडीएफ फाइल बना के। जी, एक सिंगल पीडीएफ में। अच्छा। मैंने अपने जो सुपरवाइजर थे, जब मैं उनको अप्रोच कर रहा था, हाँ। मैंने उस टाइम मैंने सिर्फ यही भेजा था। तो फिर अगर लेट्स सपोज हम बात थोड़ी लंबी हो रही है, हम चले आते हैं कि लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, प्रोफेसर से कांटेक्ट हो गया, प्रोफेसर ने कहा ओके, जब सब कुछ आपको प्रोफेसर ने एग्रीमेंट कर दिया, प्रोफेसर ने कहा जी आप मेरी तरफ से अप्रूव्ड हो, एलिजिबल हो, आप एक्सेप्टेड है जी। उसके बाद का प्रोसेस जैसे आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाके अप्लाई करना पड़ता है क्या जी। प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस के बाद? प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस देने के बाद आप जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे, वहाँ पे आप जाकर अप्लाई करेंगे। अप्लाई होने की जब आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन खत्म हो जाती है, देन यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू करती है। अच्छा, ठीक हो गया। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू एज ये समझ लें कोई फॉर्मेलिटी होती है मोस्टली इंदर में कह रहा हूँ कि 100% फॉर्मेलिटी नहीं होती, लेकिन समटाइम्स ये फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, ठीक हो गया। देन आपने जो है आपके जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे कि आपकी मास्टर्स की जो डिग्री है, और वो उसके अलावा आपने जो आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट प्लस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन बनवा सकते हैं। ये बनवाने के बाद आपने इनको अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाना होता है। अच्छा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने के बाद देन आपने इनको चेक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। हाँ। चेक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास कुछ हैं पाकिस्तान में जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो कि अच्छे ट्रांसलेटर्स हैं, आपने उनसे ट्रांसलेट करवाना होता है। कि मिलते कैसे हैं, मतलब कि आपने ढूंढने कैसे हैं कोई? मैंने जो है जो कुछ पाकिस्तानी ऑलरेडी चेक में थे, ठीक है, मैंने उन्हें थ्रू सोशल मीडिया अप्रोच किया था। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैंने जो उनमें से जो मुझे बेहतर लगे, मैंने उनमें से किसी एक को अप्रोच किया और अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाए। ठीक हो गया, आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवा लिए और पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास ले लिया, सब कुछ ले लिया, ट्रांसलेशन करवा ली मैंने। देन मैंने अपनी एम्बेसी को अप्रोच किया, चेक एम्बेसी को। अच्छा। चेक एम्बेसी का प्रोसेस कुछ यूँ होता है कि आपने सिर्फ वीक में मंथ में 2 बार उन्हें मेल करनी होती है। अच्छा। एक आई गेस 15th, हर महीने के 15th को रात को 12 बजने से चंद 1 सेकंड पहले मेल करनी होती है। अच्छा। और जब महीने की लास्ट डेट होती है, उसमें भी आपकी चंद 1 सेकंड्स पहले आपने उनको मेल करनी होती है। ठीक हो गया। तो वो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उनको विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। वो वेरीफाई होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करेगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, हमें हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आते हैं, यूनिवर्सिटी चेक करती है। चेक करने के बाद वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देती है, एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है। और वो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजे हैं, वो दोनों आपको रिटर्न कर देते हैं, यानी रिटर्न आपको पाकिस्तान वापस भिजवा देते हैं। अच्छा। ठीक है, यही यानी वो आपके पास एक ऑफिशियल लेटर आ जाता है एडमिशन का कि आप एडमिटेड हैं, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस आपके पास पहुंच। ये कहाँ से आते हैं, एम्बेसी से आते हैं या यूनिवर्सिटी से? ये यूनिवर्सिटी से आते हैं। अच्छा। अच्छा, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है पहले? नहीं, जो मैंने बता रहा हूँ, अपने एम्बेसी से डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को भेजे। अच्छा। यूनिवर्सिटी को भेज दिए, यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा अगेन चेक किए, और देन आपके वो क्या कहते हैं एडमिशन लेटर जनरेट किया। जो आपका डायरेक्टर है या जो आपका डीन है या
जो रेक्टर होगा यूनिवर्सिटी का उसके सिग्नेचर्स होंगे, देन वो आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में वापस भेज देंगे अलॉन्ग विद एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से या एडमिशन लेटर, जिसमें आपका कंफर्मेशन होगी कि हाँ आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिटेड हैं। अच्छा अच्छा, देन दैट्स ऑल। अच्छा ठीक हो गया। आपने ये कहा कि एडमिशन प्रोसेस सारा कुछ हो गया, जी। पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा ली, सब कुछ वो सब करवा कुछ लिया। करवा के हमने भेजे थे ना। अच्छा अच्छा, और अब इसके बाद ये हो गया कि आपने फिर ट्रैवल करना होता है। जी। अच्छा अच्छा, आपने फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए। मिलने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, आपको यूनिवर्सिटी पूछेगी। एक हमारे यहाँ पे चेक में सिस्टम होता है रेजीम स्टूडेंट्स लिस्ट, ठीक है। यानी उसमें जो है आपका नाम जो है यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपका नाम अपनी मिनिस्ट्री जो है उनकी उनको भेजेगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री को। अच्छा, मिनिस्ट्री आपके डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन को चेक करेगी और वो आपकी रेलिवेंट एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगी कि ये स्टूडेंट जो है या ये पर्सन जो है हमारे यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड है, अच्छा। काइंडली इसको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। अच्छा, तो जो आपकी कंट्री में जो आपकी रीजन की या जो आपकी मोस्ट रेलिवेंट एम्बेसी होगी, रेलिवेंट एम्बेसी जो आपकी सिटी में है, लेट्स सपोज इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद को प्रेफर करेंगे, लाहौर वाले लाहौर कॉन्सुलेट को प्रेफर करेंगे, कराची वाले कराची कॉन्सुलेट को। तो वहाँ से आप जो है अपने वेट करेंगे, एम्बेसी खुद आपको अप्रोच करेगी कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है एम्बेसी में, तो आप आएँ। अच्छा, जब आप उनको विजिट करते हैं तो पहले तो हो रहा था कि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी लंबा जा रहा था, घंटे का इंटरव्यू ले रही थी एम्बेसी, बट आजकल मैंने सुना है कि काफ़ी लीनियंट कर दिया गया है। अच्छा, आजकल लीनियंट कर दिया गया है, तो इस वजह से एम्बेसी को खास इंटरव्यू नहीं ले रही। इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? और नॉर्मली इंटरव्यूज में क्वेश्चन एक ओवरऑल ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप जनरली बता दें क्या किस किस्म का क्वेश्चन करते हैं और क्यों? एम्बेसी आपसे मोस्टली यही रेलिवेंट क्वेश्चन करती है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। आपने डेस्टिनेशन बताना है कि मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ या मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ। देन आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपको वाकई इसका बैकग्राउंड नॉलेज है या नहीं है। देन जो मुझसे क्वेश्चन हुए थे वो मेरी फैमिली से रिलेटेड हुए थे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं सारे। अच्छा, एंड दैट्स ऑल। अभी मुझे यही चीज़ें याद है जो मुझसे पूछी गई थी। ठीक हो गया। फिर आपको वीज़ा कितने दिनों बाद आया था? कितना टाइम लगता है वीज़ा अप्लाई करने में? ये आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके एम्बेसी को दिए, जो वीज़ा एप्लीकेशन लेटर है। अच्छा, आपका इंटरव्यू हुआ एंड दैट्स ऑल। मोस्टली जैसे यूएस में होता है कि आपका वो पासपोर्ट रख लेते हैं, यहाँ पे ये आपका पासपोर्ट नहीं रखते। तो ये आपको खुद ही ऑलमोस्ट 60 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। आप जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके। जहाँ पर आपके वीज़ा अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करनी होती है। वीज़ा अप्रूवल के बाद ये मेडिकल इंश्योरेंस का थोड़ा सा जी। वीज़ा आपका अप्रूव हुआ, आप वीज़ा स्टिकर लेने जाएंगे अपने पासपोर्ट पे, उससे पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करनी होती है। अच्छा अच्छा, वो चेक की ही कोई कंपनी होनी चाहिए। अच्छा, जब अपना वो मेडिकल इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं, हाँ, वो कोई इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस परचेज करने का। वो मैक्स आई गेस आधे घंटे का प्रोसेस है। आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से या उनकी जो कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। कितने पैसे लगते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि ये वेरी करता है। ये अगर आप 30 से नीचे हैं तो आई गेस इट्स अराउंड 2 लाख, और अगर आप 30 से ऊपर हैं तो देन चार्जेस बढ़ जाते हैं। 2 लाख रुपया वीज़ा। ये ओवरऑल जितना आपका जर्नी होगा पीएचडी का, कि हर साल का है, कैसे है? ये आपका हर साल का है। हर साल आपने 2 लाख उनको पे करना है? जी, हर साल आपने उनको 2 लाख पे करना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। अच्छा अच्छा, और जब आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, आपका अपने वीज़ा के लिए जाएंगे। वीज़ा लेने के बाद तो देन सिंपली आप अपना पासपोर्ट उन्हें दिखाएंगे, उसके ऊपर स्टिकर पंच कर देंगे, आपका वीज़ा लग गया। वीज़ा लगने के बाद जब आप यहाँ पे आते हैं, चेक में आप पहुँच जाते हैं, आपको 3 दिन के अंदर अंदर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इन्फॉर्म करना होता है। अच्छा, ठीक है। ये जहाँ पे वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद वो सिंपली आपको कह देते हैं अच्छा जी इस डेट को आइएगा और अपना रेजिडेंस परमिट ले जाइएगा। अच्छा, आपका आप चेक में पहुंच चुके, आपका सब कुछ लीगली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एंड फाइनल। और आप जब वहाँ से ठीक हो गया, आपने बताया सारा कुछ प्रोसेस फाइनल हो गया, फिर आपने ट्रैवल करके यहाँ आ गए। यहाँ थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टाइपेंड इतना इनफ है कि आप अच्छा आप रह सकते हो और अच्छा ट्रैवल कर सकते हो, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतर है। ये एक इंसान की अपने ऊपर भी होता है कि वो कितना लग्जरियस लाइफ पसंद कर रहा है। ठीक है,
लेकिन फिर भी आप अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से लेकर चल सकते मैं हैं। अपनी ज़ात की बात करूँ हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। तो मैं बड़ा अच्छा गुजारा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप घर भी भेज सकते हो आराम कौन से जो भेजना चाहे, अगर फॉर एग्जाम्पल। अगर आप भेजना चाहें, हाँ हाँ। ठीक है, आपके पास स्टिपेंड इतना हो जाता है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग करके अपने घर भेज सकते हैं। अच्छा, जी और पीएचडी 4 साल की होती है कितनी? जी, PhD 4 साल की है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ नॉर्मली यही चीज़ें देखी जाती हैं। और पढ़ाई ऑब्वियसली यूरोपियन के लिहाज से सबकी सेम ही होती है। और आपका ये शेंजन में ये भी इम्पोर्टेंट है बताना इनको कि ये शेंजन में ही आता है ना, जी बिल्कुल। जिसमें आप अभी बल्कि शेंजन में आता है, ये भी स्टूडेंट आया हुआ है, जी तो ये प्रूफ भी है कि शेंजन में ही आता है कि आप जी, शेंजन विद में इन आता है, यूरोप, इसीलिए ही मैं विद इन यूरोप स्वीडन में ट्रैवल कर रहा हूँ। विद इन यूरोप आप ट्रैवल कर सकते हैं। या ये आपके पास एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको ना ट्रैवल भी करने को अच्छा मिलता है। और चेक के लिहाज से देखा जाए तो इनका कैपिटल जो है प्राग जी, काफ़ी प्यारा भी है। और आपके मेन लोकेशन इसके बॉर्डर कंट्रीज़ में आई थिंक जर्मनी और इसके बॉर्डर कंट्रीज जो हैं इसके जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया के में भी शायद लोगों ने ना सुना हो। वियना में भी लोगों ने सुना हो। वियना जो है मेरे से 1.5 आवर के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे है। तो आप इजीली मतलब वहाँ पे भी जा सकते हो। विद इन सेंट्रल यूरोप में आती है, वेदर भी क्वाइट अच्छा है आप एज ये कम्पेयर टू समझ लें कि आप- स्वीडन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वेदर यहाँ से बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जो है बहुत बड़ा है। विंटर काफ़ी हार्श हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्नो काफ़ी होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज कर लो। जी जी, वहाँ पे वेदर जो है वो काफ़ी प्लीजेंट है। यानी अभी जैसे यहाँ पे अभी जिस वेदर में हम लोग अभी कंट्री जा रहे हैं, आज -6 है, जी यहाँ पे भी -6 है। और मे बी इस टाइम पे चेक में होगा अराउंड प्लस में बर्फ प्लस नहीं में होगी, होगा। पिघली भी होगी। यहाँ तो ऑब्वियसली विंटर में काफ़ी बर्फ ही रहती है। जी, वहाँ पे अराउंड +10 के अराउंड होगा। 100% आई एम नॉट श्योर, बट मे बी अराउंड +10। सो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के निस्बत वेदर वहाँ पे बेहतर है। तो बाकी ये है कि असद ने आपको काफ़ी गाइस अच्छी डिटेल्स में बताया होगा कैसे अप्लाई करना है क्या चीज़। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, जो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्सिटी की मैं गेट नहीं कर पाया, वो अपने वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करना होता है वीज़ा अप्लाई प्रोसेस, या क्या प्रोसेस होता है? वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है। आपने सिंपली यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया, हाँ, यूनिवर्सिटी आपको कहेगी वो डॉक्यूमेंट्स आपके आएगा रेजिडेंस पे। नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने जो अपने भेजे थे वो आपको वापस पाकिस्तान में भिजवा दिए जाएंगे। आपने पहले पैक करके एक पार्सल भेजना है? जी अच्छा। तो यहाँ पे अपने एजुकेशन क्रेडेंशियल्स भेजेंगे यहाँ पे। हाँ यहाँ से आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन लेटर मिलेगा हाँ वो, और आपके जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं हाँ। ये आपको वापस पाकिस्तान भिजवा दिए जाएंगे। हम्म। देन हमसे पूछा गया था कि आप अपने नाम कब रजीम स्टूडेंट्स की लिस्ट में डलवाना चाहते हैं। रजीम स्टूडेंट लिस्ट क्या है? रजीम स्टूडेंट्स लिस्ट ये होती है मेनली कि यूनिवर्सिटी जो है अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म करती है कि ये स्टूडेंट्स हैं, ये इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हमारे पास एडमिटेड हैं, आप काइंडली एम्बेसी को इन्फॉर्म करें ताकि इन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सके। ठीक हो गया। तो एम्बेसी वो ऑटोमेटिकली जो आपकी मिनिस्ट्री हैगी जो होगी, जो चेक इन मिनिस्ट्री है, वो अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म करेगी, वो एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी, आपका इंटरव्यू होगा एंड दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब वो डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी जाना है या डेट लेनी है एम्बेसी से? एम्बेसी आपको खुद अप्रोच करेगी वीजा इंटरव्यू की डेट के लिए। अच्छा अच्छा, एम्बेसी आपको, क्यों एम्बेसी को डिटेल पहले से वो यूनिवर्सिटी भेज देती है? जी 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 जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ के थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो होपफुली असद ने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है जो लोग चेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्कॉलरशिप, या जिनको हो चुकी है, जिन्हें एक्सेप्टेंस मिल चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से और प्रोसेस देखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए भी क्वाइट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और इससे फर्दर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर मैं असद से भी आप लिंक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इनकी ये डिटेल्स मेंशन कर दूँ, तो ताकि हम लोग आपके कोई भी जो है ना क्वेश्चंस हों तो हम उसका आंसर आपको कर सकें, जो आपके डाउट्स वगैरह। तो अब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हम असद का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम दिया और आपने जो है ना इन स्टूडेंट्स को गाइड किया जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।